मैंने वो गीत लिखा, बाद में वो गीत मुझे लगा कि गीत अच्छा है, और मैंने वो गीत फेसबुक पे डाला ही इसलिए था कि ये मेरे पिताजी तक पहुँचे। कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। स्वयं विजय का कारण भी होकर जयकार नहीं मिलता, और औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वालों को खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार नहीं मिलता। हमेशा कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं कि आप कभी भी लेखक या कवि पैदा नहीं कर सकते, आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते रहिए, आप वो बना सकते हैं। महलों के परिधान त्याग क्षण में लखन राम सी अवल कल ओढ़ के चले गए। क्या छोड़ के और क्या हमें मिला, यही भाव है इस गीत का। ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे मन का गीत है। छोड़े जो डोरी दुनिया की चाहत की, हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की। मित्रों नमस्कार, आज हमारी आपकी भेंट हो रही है और इस बेहतरीन दौर में हमारे बीच है मेरे परम प्रिय छोटे भाई भरत द्विवेदी जी, जो बहुत अच्छे कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, और आज मेरे सामने हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, आप सबके सामने हैं। तो सबसे पहले भरत भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बड़े बड़े मंचों में जा रहे हैं जी। दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा अनुभव हो रहा है, और इससे भी अधिक जिम्मेदारी का एहसास अब होने लगा है। अब ऐसा लगता है कि लोगों ने जो प्रेम मुझे दिया है, इतने कम समय में, इतने कम ज्ञान में, इतने कम लेखन में, लोगों का प्यार अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे एक जिम्मेदारी की ओर लेकर जा रहा है। और मैं बहुत इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं पहले लगता था कि कर लेता, मैं अपने लिए लेखन करता था, अपने मन की शांति के लिए करता था। अब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझ पर जिम्मेदारी है। लोग मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा लिखूं, उनके लिए लिखूं, जनता की बात लिखूं, देश के लिए लिखूं। तो ये जिम्मेदारी का एहसास मुझे अधिक है। ये एहसास बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि अब ऐसा है कि पहले गीत तो 5 मिनट में तैयार हो जाते थे, अब मेरे ख्याल से 4-5 दिन लगेंगे। जी। जी। कोशिश तो यही करते हैं भैया कि अच्छा लिख सके। बाकी आपसे जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि सब सरस्वती का दिया हुआ है, आपका अपना कुछ नहीं है उसमें, आप सिर्फ माध्यम है। भरत भाई, आपका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, उसको मैं गीत नहीं बोलूँगा, वो एक तरह से गान है, वो पिताजी के लिए, उसको एंथम बोलूँगा जी। उस गीत के बनने के पीछे जी वो एक भरत के साथ जुड़ा हुआ वो एक किस्सा है जी। मैं चाहता हूं कि उस किस्से को मेरे से भी आप शेयर करें और हमारे दर्शकों से भी शेयर करें कि वो गीत कैसे बना, जब पिताजी पास में नहीं थे और आपको उनकी बड़ी याद आई जी, आप उनसे दूर थे। हाँ, मैं ये लगभग 2017-18 की बात होगी, और मैंने अभी लिखा भी था, मैंने ये बात भी लिखी। जैसा कि होता है कि मैं कक्षा 11वीं से अपने घर से अलग हूँ पढ़ाई के सिलसिले में, फिर नौकरी के सिलसिले में रायपुर आ गया, तो लगभग 10-15 वर्ष बीत गए। तो उस दिन ऑफिस भी शायद कुछ अच्छा नहीं बीता, लोगों के साथ अनुभव अच्छे नहीं रहे, बहुत दुखी था। प्रेम का भी अपना संघर्ष था, क्योंकि मेरा प्रेम विवाह है। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि प्रेम विवाह बहुत आसान नहीं है, तो कहीं शायद उसकी भी खीज मन में थी, उसका एक दुख था। तो उस दिन ये लगा कि मैं जब बचपन में मैं छोटा था, जब हमारे माता पिता के पास हम रहा करते थे, मैं अपने पापा के पास रहता था, तो कोई समस्या हो जाती थी, कोई बात हो जाती थी, स्कूल में कोई बात हो गई, मोहल्ले में कोई बात हो गई, तो पिताजी से जाके कह देते थे कि इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे ये कहा। तो पिताजी डट कर खड़े हो जाते थे, और हम उनका हाथ पकड़ कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाया करते थे और सो जाते थे आराम से कि बस अब पापा देख लेंगे, पापा को हमने बता दिया। और हमारी धमकी भी यही होती थी कि पापा को बता दूंगा, ज़्यादा बात करेगा तो उस दिन ये एहसास हुआ कि ये चीज़ हमसे हमारी जवानी ने छीन ली, हमारी जिम्मेदारी ने ये बात हमसे छीन ली कि हम अपने पिताजी को आज ये बात नहीं कह सकते। हम ये सोचते हैं कि अब मैं अपने पिताजी को परेशान नहीं कर सकता अपनी निजी समस्याओं के लिए। तो ये भाव था, और मन में दुख था, और आँख में आंसू थे। तो मैंने ये गीत, अब भाव कवि के पास प्रकट करने के लिए उसके शब्द हैं और कुछ नहीं है। तो ईश्वरी कृपा हो गई, माँ सरस्वती शायद कलम पे आकर बैठ गई होगी। मैंने वो गीत लिखा, बाद में वो गीत मुझे लगा कि गीत अच्छा है, और मैंने वो गीत फेसबुक पे डाला ही इसलिए था कि ये मेरे पिताजी तक पहुँचे। प्रत्यक्ष सुनाने की
उनको मुझे हिम्मत नहीं मिली, मैं नहीं कह सकता था, मैं नहीं बोल पाता, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया, डाला, पिताजी को लिंक भेज दिया। इस दौरान जितने लोगों ने सुना सबके बहुत अच्छे उत्तर मुझे मिले, कमेंट्स मिले। लोग ये कहने लगे यार मैं तो अपने पिताजी को याद करके रोने लगा, और लगभग इसी तरह के कमेंट थे कि मेरे आँख में आंसू थे, मैं रोने लगा। तो मुझे लगा कि ये गीत मैं जो अनुभव करता हूँ शायद सब अनुभव करते हैं अपने पिता के लिए, लेकिन कह नहीं पाते। भारतीय संस्कृति में बच्चों का पिता से संवाद बेहद कम है, खासकर बेटों का। बेटियां तो कह लेती है अपनी बात, बेटों का संवाद बेहद कम है। आप दुर्भाग्य देखिए कि मैं अपने पिता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, ये बात कहते हुए भी मेरे मन में भय है। तो ये भारतीय संस्कृति में हमारा संवाद नहीं है, तो हम कभी माँ के माध्यम से, कभी बहनों के माध्यम से, आज सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात अपने पिता से कहने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास था, ये प्रयास बेहद सराहा गया, ये सफल हुआ। इस गीत ने, मुझे लगता है कि मेरी पूरी सफलता में, अब तक की सफलता में और अब तक के लेखन में इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अंतिम कह लीजिए कि मेरे तर्कश में यही ब्रह्मास्त्र है। मैं कहीं नहीं चल रहा होता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा होता है, तो मैं ये गीत हवाले कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वो ब्रह्मास्त्र आप पहले ही निकाल दीजिए। तो मैं गीत पढ़ता हूँ भैया। स्वागत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ बात कि पिताओं को उनके हिस्से का सम्मान नहीं मिला, एक पिता को उनके हिस्से का सम्मान नहीं मिला, क्योंकि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता, स्वयं विजय का कारण भी होकर जयकार नहीं मिलता, और औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वालों को खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार नहीं मिलता। कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। दुनिया को जल्दी जाना है मैं खाने में, पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। क्या बात, वाह। कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई न साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। कि तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, हमसे दूर किया है जैसे पीड़ा की परछाई को, मांगे तुमने पूरी कर दी बेटे के बिन मांग के ही, बेच दिया सारा कुछ अपना बेटी की शहनाई को, खुद को खर्च किया है तुमने, खुद को खर्च किया है तुमने करने सब आबाद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जी पापा जी इस गीत को सुने जी, तो उनका रिस्पांस आया होगा, फिर आपको रिस्पांस आया, वो भी शायद भावुक हो गए, तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं। फिर माँ कहने लगी कि उनकी आंखों में आंसू थे, तो फिर बाद में मैं रोज़ाना उनको फ़ोन करता हूँ, लगभग 8 से 9 के बीच हमारा समय है, मैं ही लगाता हूँ। मेरे पिताजी की एक जिद भी ये होती है कि फ़ोन मैं नहीं लगाऊंगा, तुमको ही लगाना है। तो हफ्ते में अच्छी बात है कि मैं अपने पिताजी से, माँ से शायद रोज़ बात ना हो पाती हो, लेकिन पिताजी से मेरी रोज़ बात होती है। तो मैंने उनको लगाया जैसे मैं रोज़ लगाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गीत है, ये गीत तुमको आगे लेकर जाएगा। मन से, उन्होंने कहा कि मन से लिखा तुमने ये गीत। बाबूजी को कब पता चला जी कि आप कवि हैं और आप लिख रहे हैं, या घर वालों को कब पता चला? घर वालों को भैया, क्योंकि फेसबुक में सब जुड़े ही थे, तो पढ़ते थे, तो लोगों शुरू में तो ये लगता था कि, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि दोस्त यार और परिवार के भी कुछ लोग थे जो वो कहते थे कि समय ख़राब कर रहा है अपना। ये मैं एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ, मतलब मेरे 1-2 बहुत घनिष्ठ लोग थे जो कहते थे कि समय ख़राब कर रहा है। और जो शुरुआती दौर का लेखन था वो प्रेम के संघर्ष का ही लेखन था।
मैं सारी बातें इसलिए लिखता था कि उससे भी मैं बात कह नहीं पाता था। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट, मैं बहुत मुखर नहीं था अपनी बातों को कहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से। तो मुझे लगता था ये माध्यम है, ये भी शाम को जब चालू करेंगे फेसबुक, लॉगिन करेंगे तो देख लेंगे और समझने वाला समझ जाएगा कि ये बात, इस बात का इशारा किसको है। तो बस इसलिए लिखता था। लेकिन क्योंकि आप उस दौर में जब होते हैं तो माँ बाप को और आसपास वालों को बड़ी फिक्र होती है कि अपनी राह से भटक रहा है। मैं सीए का विद्यार्थी था, सीए की पढ़ाई कठिन पढ़ाई होती है, तो उनको ये लगता था कि ये भटक मत जाए और इन सब के चक्कर में अपने मूल काम से, मूल पढ़ाई से भटक मत जाए। लेकिन शायद भाग्य को भी यही मंजूर था और मैं इसको भटकना कह लीजिए, अब मुझे नहीं समझ में आता, वो जीवन बताएगा मैं कहाँ तक की यात्रा करता हूँ। मैं सीए फाइनल की परीक्षा में 2 बार फेल हुआ। इस दौरान मेरी नौकरी लग गई, मैं अधिकारी हो गया संचार विभाग में। तो मन को ये राहत मिल गई कि नहीं चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। फिर मैं लेखन में ही रहा और लेखन को समर्पित रहा और मुझे लगता है कि शायद जो आज कुछ मुझे मिल रहा, अगर उस दिन मैंने निर्णय ले लिया होता कि मैं नहीं करूँगा ये काम, तो शायद मैं आज हम बात नहीं कर रहे होते, इस विषय पर तो नहीं बात कर रहे होते। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र है जी, और बड़ा मज़ा आ रहा है। बोलते हैं ना कि यार लिख नहीं रहे हो, सिर्फ कागज काले कर रहे हो, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं जी, आपके साथ निर्मित हुई, जी, लेकिन आप कागज काले करने में लगे रहे जी, और अपनी यात्रा में जी, अपने जोश के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए आप हमेशा आतुर रहे, इसका प्रतिफल है। जी, और अभी भी आपकी अभी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है, तो सोशल मीडिया जी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी, एक समय था लोगों के पास एक निश्चित मंच थे और हमें उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता था, हम विवश थे। जी, आज सोशल मीडिया मंच है। जी, आप फ्री होकर जी अपना विचार रखिए कि ये आज के दौर में जो सफल है, जो प्रतिभाएं हैं, जी, उसके लिए किस स्तर तक जरूरी है और किस तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। मैं तो अपनी बात कहूँ तो मुझे तो पहचान ही सोशल मीडिया नहीं दी, क्योंकि शुरुआती दौर का जो लेखन रहा, अगर लोगों ने नहीं सराहा होता कि नहीं यार तुम लिखते हो, तुम ठीक लिखते हो, शुरू में आसपास के लोग तो आपकी प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन जब कोई अनजान आदमी कभी आपको फ़ोन कर दे या आपके इनबॉक्स में किसी का मैसेज हो कि भैया ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बात लिखी गई है, तो आपको एक बल मिलता है, आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक दिशा में हूँ। अब आते हैं पारंपरिक मंचों में। पारंपरिक मंचों का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन वहाँ भी कई बार शुरुआती दौर में आप संघर्ष के स्तर पर जब होते हैं और अगर आपको अच्छे लोग मिल गए तब तो सब बढ़िया है कि आपको मंच मिल गया, आपको सिखाने वाले लोग मिल गए, आपको जो सकारात्मक तरीके से टोक रहे हैं कि नहीं बेटा यहाँ काम कर लो, आप ये ठीक कर लो, ये गड़बड़ है। लेकिन आपको अगर अच्छे लोग नहीं मिले और आप भटक गए उस दौर में, तो इस बात से आपको सोशल मीडिया बचा लेता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको राइटिंग में, अपनी राइटिंग में कॉन्फिडेंस है, मैं बहुत तकनीकी पक्ष पे नहीं जा रहा हूँ कि हो सकता है आपको छंद का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ना हो, मीटर का ज्ञान ना हो, लेकिन आपकी बात तो सच्ची है, आपके भाव सच्चे हैं, तो लोगों तक बात तो पहुँचती है। तो सोशल मीडिया ने वो लोगों को लिखने का बल दिया है कि आप स्वतंत्र होकर अपनी बात कह सकते हैं। तकनीकी तौर पे आप सीख कर सक्षम हो सकते हैं, वो सीखा जा सकता है, लेकिन जो भाव है वो भाव आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप हमेशा कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं कि आप कभी भी लेखक या कवि पैदा नहीं कर सकते। आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते रहिए, आप वो बना सकते हैं, लेकिन आप जो मन के भाव लिखने वाला जो व्यक्ति है वो आप पैदा नहीं कर सकते। आप तकनीकी पक्ष उसका ठीक कर सकते हैं कि नहीं बाबू ये 16 मात्रा है, ये 30 मात्रा है, ये मुफाइलून है तो ये बहर है, आप सिखा सकते हैं, अच्छी बात है। तो ये जो बल सोशल मीडिया ने लोगों को दिया है, मुझे नहीं लगता कि पारंपरिक मंचों का अपना स्थान है, और सोशल मीडिया से लोग अब प्रचलित होकर पारंपरिक मंचों पर जा रहे हैं, और पारंपरिक मंचों से जो लोग प्रसिद्ध हुए वो भी अपना वीडियो अब सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि उसका विस्तार हो सके। और जो प्रतिभाएं सिर्फ एक शहर तक सीमित थी, एक मोहल्ले तक सीमित थी, एक प्रदेश तक सीमित थी, अब वो विश्व की यात्रा कर रही है। जरूरी है। श्री रामचरितमानस आपकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ गीत हैं जी, उसमें मैं उसका चित्रण देखा हूँ जी। वो गाने अगर आपके स्वर से ही मैं सुन लेता उस गीत को तो बड़ा अच्छा लगता। मैंने कभी मैं एक क्षण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये पिता से ही जुड़ा एक, कह लीजिए कि एक विषय है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। कि अवध के राजू को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानन को मोड़ के चले गए। महलों के परिधान त्याग क्षण में लखन, राम से अवल कल ओढ़ के चले गए।
के अवध के राज को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानन को मोड़ के चले गए। महलों के परिधान त्याग क्षण में लखन, राम से अवलकल ओढ़ के चले गए। प्राणों से भी कीमती हैं पिता के वचन सोच, राम रघुकुल रित जोड़ के चले गए। पर बिना राम के ये दुनिया है व्यर्थ सोच, दशरथ दुनिया ही छोड़ के चले गए। पर बिना राम के ये दुनिया है व्यर्थ सोच, दशरथ दुनिया ही छोड़ के चले गए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक और छंद आपको मैं सुनाता हूँ इस विषय पर ही, कि लोभ का कमल खिला, वासना को बल मिला, और हम चल पड़े काम के ही रास्ते। कि लोभ का कमल खिला, वासना को बल मिला, और हम चल पड़े काम के ही रास्ते। वासनाएं कामनाएं और जो प्रबल हुई, हम चले नाम दाम जाम के ही रास्ते। करते रहे जतन फिर भी हुआ पतन, पाप सभी कर चले धाम के ही रास्ते। धाम भी पहुँचने पे अब ना मिलेंगे राम, चल ही सके न जब राम के ही रास्ते। के धाम भी पहुँचने पे अब ना मिलेंगे राम, चल ही सके न जब राम के ही रास्ते। जियो भरत भाई, जियो जियो, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भरत राम के लिए इतने अच्छे जी गीतों की रचना आपने की। जी कितनी अच्छी बात आई है आपके गीत में जी। और मैं विशेषकर मंचों में एक बड़ी अच्छी रचना आप पढ़ते हैं जी, और जिसे सुनकर खूब तालियां आपको मिलती है। वो पन्ने पलटाते रहे कुछ था, आपको एक मंच में सुना। हाँ हाँ हाँ, वो सुना देते। वो लेखन की शुरुआत थी, मैं उस बात को ही मैं कहने का प्रयास कर रहा था उस क्षण से, कि सारी ही ज़रूरतों में सबसे ज़रूरी रहा, जैसे कि ज़रूरी वही काम लिखते रहे। कि सारी ही ज़रूरतों में सबसे ज़रूरी रहा, जैसे कि ज़रूरी वही काम लिखते रहे। चुन चुन अक्षरों को प्रेम से सजाया, और धीमे धीमे हम सांसें थाम लिखते रहे। कि जिस दौर लिखना था अपना नसीब हमें, तुमको सवेरे और शाम लिखते रहे। सिलेबस लिखते थे क्लास में सभी, मगर हम कॉपियों में तेरा नाम लिखते रहे। सिलेबस लिखते थे क्लास में सभी, मगर हम कॉपियों में तेरा नाम लिखते रहे। वाह 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 वाह। और लेखन के क्षेत्र में और किन किन विधाओं में आप लगातार भी मेहनत कर रहे हैं? मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ भैया कि अधिक से अधिक, अभी तो पहला प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोगों को पढ़ सकूं। अच्छे जो पुराने गीतकार हैं, वो लेखक हैं जिनका नाम है पूरे विश्व में, उनको मैं अधिक से अधिक पढ़ सकूं। पहला प्रयास ये है। फिर उसमें से कुछ निचोड़ कर अपनी कुछ बातें उसमें मिलाकर, क्योंकि नया लिखने को कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम उसी बात को घुमा फिरा के इधर उधर से नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो उसी कोशिश में मैं भी हूँ। एक ये है, तो ऐसा लगता है कि अधिक पढ़ूँ, फिर उसमें से कुछ लिखूँ, और फिर उसमें से जो कुछ और अच्छा हो वो सुना पाऊँ। सुना पाने के लिए जो एक बेसिक कह लीजिए कि एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि अनुराग भैया कभी कभी मुझे गाइड करते हैं कि एक तानपुरा लेके बेटा एक लगा लो, उसमें कोई एक स्केल में अपना रियाज कर लो सरगम का, तो बस वो उतना ही काम है, और यही काम बहुत है। मतलब भरत अभी बड़े महंगे गीतकार होने वाले हैं और है ना, और बड़े महंगे मंच के कवि होने वाले। वैसे भी आप राष्ट्रीय स्तर पे जी, और कहें कि राज्य स्तर पे और हर मंचों पे जी आप अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं भैया। और अब मैं चाहूँगा कि आप अपने मन की कोई रचना हमारे दर्शकों को मैं सुनाते अपने मन की एक रचना, ये पलायन का एक गीत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मैंने भी एक मकान लिया। छोटा सा मकान है, 2 कमरों का मकान है, लेकिन आप जानते कि रायपुर में रेट क्या है। तो मन में एक भाव आया कि यार मैं अपने गांव में रहता था, मैं जब अपने गांव में था तो लगभग 1 एकड़ में हमारा घर होगा, पुरखों का घर है, और बड़े अच्छी तरीके से वहाँ रह रहे थे, सब बसर चल रहा था। लेकिन हम शहरों में आ गए और यहाँ 2 कमरों के घर में रह के खुद को हम पता नहीं क्या समझते हैं, क्या छोड़ के आया और क्या हमें मिला। यही भाव है इस गीत का। ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे मन का गीत है। कि हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की, हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की, छोड़े जो डोरी दुनिया की चाहत की, हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की, छोड़े जो डोरी दुनिया की चाहत की। हम शहरों में नाम कमाने आए थे,
हम शहरों में नाम कमाने आए थे, या सांसों का दाम चुकाने आए थे। पत्थर के पिंजरों में रहने के बदले हम पुरखों का धाम गंवाने आए थे। हम पुरखों का धाम गंवाने आए थे। सपने पाने माँ बाबा घर छोड़ाए, कि सपने पाने माँ बाबा घर छोड़ाए। किस्तें बेहद भारी है इस कीमत की, हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की। इस गीत का आखिरी बंद रखता हूँ कि चाहे जितना हासिल करना चाहे हम, कि चाहे जितना हासिल करना चाहे हम, इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो छूटेगा। दौलत में खुशियों का जो पुल बांधा है, अनुभव की आंधी से एक दिन टूटेगा। अनुभव की आंधी से एक दिन टूटेगा। संतुष्टि में बीते वो ही जीवन है, संतुष्टि में बीते वो ही जीवन है। वरना रेखाएं लंबी हैं लालच की, हमको सांसें मिल जाएंगी राहत की। छोड़े जो डोरी दुनिया की चाहत की। भाई वाह, धन्यवाद। आप आए, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आते रहिए, ऐसी रचनात्मक बातें होती रहेंगी जी। आपसे, अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे गीत सुनते रहेंगे। आज आपके साथ मिलकर बात करके बहुत ही अच्छा लगा भरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए आप, खूब तरक्की कीजिए, बढ़िया लिखिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं हैं। हमारे दर्शकों का प्यार आपको लगातार मिलता रहे जी। तो मित्रों, आज हमने भरत द्विवेदी जी से बड़ी अच्छी बातें की, बड़े अच्छे अच्छे गीत सुने। ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते रहिए। आज बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।